नमस्कार, मेरा नाम है कुमार मनोज और आप लोग इतना सारा प्यार देते हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप जो भी हम पॉडकास्ट में लाते हैं उसको बड़े प्यार से सुनते हैं, शेयर करते हैं और अपने जो बहुत मूल्यवान कमेंट हैं उनसे हमको अवगत कराते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। तो आज जो हमारे बीच शख्सियत हैं, इन्होंने हिंदी फिल्मों में बहुत बड़ा योगदान दिया है, एक गीतकार के रूप में, एक संगीतकार के रूप में। भारतीय फिल्मों में अगर गाने ना हों तो ऐसे लगता है जैसे फिल्म में कुछ छूट गया है। आज हम उनके ज़िंदगी के तमाम सारे संघर्षों के बारे में बात करेंगे और उनसे बात करेंगे उन तमाम गीतों की जो आपके ज़ुबान पर बहुत पहले से चढ़े हुए हैं, जिनको सुनकर आप एक सुकून महसूस करते हैं। तो स्वागत करिए, हमारे बीच में हैं प्रवीण भारद्वाज जी, मुंबई से चलकर आए। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मनोज जी। प्रवीण जी के लगभग 1800 से 2000 गाने हैं आज, और बहुत सारे गाने बहुत पॉपुलर हुए, जिसमें हमने तुमको दिलिये दे दिया, ये भी न पूछा कौन हो तुम, केम छो, जिस देश में गंगा रहता है उसके गाने, वो किसी और से मिल के आ रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं, एक बेवफा से हम अब भी प्यार कर रहे हैं। बहुत सारे गाने, शुक्रिया शुक्रिया, न जाने कितने गाने जो आप रोज़ सुनते होंगे, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि इन गानों के पीछे जो कलम है वो प्रवीण जी की है। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रशस्ति स्टूडियो में। और हम आपकी इस यात्रा के बारे में शुरुआत से जानना चाहते हैं। इटावा जैसी छोटी सी जगह में पैदा हुए और इतना बड़ा सपना आपने देख लिया, कैसे? सबसे पहले मनोज जी आपका शुक्रिया, प्रशस्ति स्टूडियो की टीम का पूरा शुक्रिया। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैं उत्तर प्रदेश का होके, और शायद उत्तर प्रदेश में बहुत कम रह पाता हूँ और उत्तर प्रदेश में कम रिकॉग्नाइज हुआ हूँ, क्योंकि मैं समय नहीं दे पाता उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आपने मुझे याद किया, बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा लगा मुझे। ठीक है, ये क्या, एक मेरी जो पढ़ाई लिखाई है वो इलाहाबाद में हुई है और मैंने ग्रेजुएशन किया वहाँ से, इलाहाबाद से। साइंस का विद्यार्थी रहा, लेकिन बचपन से कुछ शायद ऐसा था कि मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा कर लूँगा ये कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं थी कि मैं गीतकार बन जाऊँगा, संगीतकार बन जाऊँगा। तो ये एक धीरे धीरे पता नहीं क्या कुदरत को वहाँ पहुँचाना था, तो उसने मुझे पहुँचा दिया वहाँ पर। मतलब ये बड़ी बात है कि जब हमारे छोटे शहरों कस्बों में लड़के जो होते हैं वो सरकारी नौकरियों की तरफ भागते हैं, और आपने मतलब फिल्मी गीतकार बनने का सपना देख लिया, तो ये कौन सी ताकत थी? क्या सोचकर आप मुंबई गए? देखिए, मैं बड़ा सच बताऊँ आपको, मैं मुंबई घूमने गया था। अच्छा। आप हंसेंगे। और जब मैं मुंबई घूमने गया तो उस समय नदीम श्रवण का म्यूज़िक बहुत टॉप पे चलता था जी। नदीम श्रवण का म्यूज़िक बहुत, और उनके म्यूज़िक का मैं फ़ैन भी बहुत था जी। तो मुझे याद है कि मैं बम्बई जब घूमने गया तो मैंने कुछ गाने लिख रखे थे डायरी में, जैसे सब गीतकार लोग लिख रखते हैं। कुछ कागज़ मैंने भी 20-25 कागज़ मैंने भी गंदे किए थे। तो मेरी एक तमन्ना थी, यार बम्बई आए हो, यहाँ 10-15 दिन रुके हो, टाइम पास कर रहे हो, तो ज़रा एक बार नदीम श्रवण से मिलते हैं। तो मैंने उनसे मिलने की कोशिश की। जनरली बम्बई में किसी से मिलना इतना आसान नहीं होता, मेरे पास उनके कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं थे। तो मैंने एक टिप्स का कैसेट ख़रीदा, उसके पीछे टिप्स कंपनी का एड्रेस निकाला और उस एड्रेस पे मैं सीधा चला गया टैक्सी करके। कॉन्फिडेंस इटावा वाला था, तो मैंने बोला मुझे ऐसे ऐसे नदीम श्रवण से मिलना है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। तो मेरा कॉन्फिडेंस देख के जो है ऑपरेटर ने तुरंत नंबर भी दे दिया। ऑपरेटर ने मुझे नंबर तुरंत दे दिया। अगले दिन मैंने जो उस नंबर पे फ़ोन किया और मैंने फ़ोन करके जो है बोला, सर ऐसे ऐसे मैं गाने लिखता हूँ, नदीम जी से बात करना चाहता हूँ। कोइंसिडेंस, सामने जो आवाज़ थी वो नदीम जी की ही थी। तो बोले मुझे कुछ सुनाइए। तो मैंने उनको 2-3 मुखड़े सुनाए। तो उन्होंने मुझे बोला आप सनी सुपर साउंड आ जाइए। तो मैं सनी सुपर साउंड आया। उन लोगों की पर्सनालिटी, वहाँ की भीड़ भाड़, माहौल मैंने शायद पहली बार देखा। वो मुझसे मिले, एक कमरे में ले गए मुझसे। वहाँ स्टूडियो में सनी सुपर साउंड से सब उस समय हिट गाने निकलते थे, आशिकी दीवाना सब वहीं से रिकॉर्ड हुए। और मैंने जो है उनको कुछ अपने 10-15 गाने सुनाए। उन्होंने मुझे बोला
बेटा आप टैलेंटेड तो बहुत हो और आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है सर, समय देता हूँ। अब ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हो चुकी थी। ग्रेजुएशन के बाद आदमी नौकरी के लिए प्रयास करता है, उन्होंने बोल दिया समय देना पड़ेगा, तो मैंने एक लाइफ का बहुत बड़ा रिस्क लिया। किस सन की बात है ये सर 2000 के आसपास की बात है जी? 2000 से एक आध साल पहले मैंने थोड़ा लाइफ का रिस्क लिया। मैं कहा ठीक है सर, समय देता हूँ। उन्होंने मुझे असिस्टेंट रख लिया। अच्छा। एक अचानक अब उन्होंने असिस्टेंट रख लिया, तो मैं 24 घंटे एक म्यूज़िक के माहौल में मैंने रहना शुरू कर दिया और बहुत सी चीज़ें मैंने सीखी। फिर कुछ इंसिडेंट हुआ, वो मार्केट से चले गए। मेरे जी लाइफ में बहुत खालीपन आया, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। मेरा स्ट्रगल फिर से स्टार्ट हो गया। उसी बीच मेरी जैकी श्रॉफ जी से मुलाकात हुई। अच्छा। और जैकी श्रॉफ जी से मुलाकात हुई तो वो रात को एक मुलाकात में, और स्ट्रगल का दौर तो ऐसा होता है कि लोग पार्टी करते रहते हैं, आप गाना सुनाते रहते हैं, तो हम भी गाना सुनाते रहते थे। तो मैंने उनको गाना सुनाया, तो वहाँ डायरेक्टर साहब महेश मांजरेकर जी बैठे हुए थे। तो मैंने एक गाना सुनाया, उसने बोला केम छे, मैंने बोला एम छे, नींद नहीं आती है रातों में, ये तो प्रेम छे। अच्छा। तो वो साला टुकड़ा उनको बड़ा पसंद आ गया। बोले यार ये जो फिल्म बन रही है इसमें ये गाना रखते हैं। अच्छा। उस समय में मेरा बोला, उन्होंने इस फिल्म के संगीतकार आनंद राज आनंद जी हैं तो उनको बुलाते हैं। उनको बुलाया, अल्टीमेट गाना तैयार हुआ और गाना रिकॉर्ड हो गया। बट मनोज जी, मैं दिल की बात आपको बताऊं, मुझे ना उस समय उस गाने से कोई उम्मीद थी, ना उस फिल्म से कोई उम्मीद थी। फिल्म जिस देश में गंगा रहता है, गोविंदा गोविंदा। तो मुझे किसी चीज़ से कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने बस ठीक है यार, चलो 2 साल से लगे, एक गाना रिकॉर्ड हो गया। और उस गाने रिकॉर्ड के बाद मेरे पास कोई काम भी नहीं था। सडनली कुदरत का ऐसा कुछ आशीर्वाद मेरे साथ हुआ कि मेरे को फ़ोन आया और बोला आज आपका म्यूज़िक रिलीज़ है, ताज होटल में आप आ जाइए। मैं ताज होटल गया, वहाँ पे जैकी श्रॉफ, रिंकी खन्ना और जो आर्टिस्ट सब थे, म्यूज़िक डायरेक्टर, मैं राइटर। पहली बार मैंने मीडिया को अपना इंटरव्यू दिया, इतना फुटेज अपने साथ देखा। फिर भी मैं लौट के बड़ा नॉर्मल आया। मैंने ठीक है यार, ये होना था हो गया, कुछ होना नहीं है। लेकिन सडनली मिराकल क्या होता है कि वहाँ पे गरबे का कल्चर चलता है, और ये गाना उसी समय रिलीज हुआ जब वहाँ गरबा चलता है नवरात्रि का, और ये गाना गरबा का एंथम बन गया और गाना सुपर हिट हो गया। जी, बहुत बड़ा हिट है। और किसी राइटर के लिए पहला ही गाना उसका सुपर हिट होना, एक मतलब मुझे ज़िंदगी का इंजन मिल गया। क्या बात है। और ये सुपर हिट हुआ। अब सुपर हिट होने से क्या हुआ कि जैसे ही गाना सुपर हिट हुआ तो मेरी पूरी टीम हिट हो गई। जो महेश मांजरेकर जी थे वो डायरेक्टर अच्छे थे, उन्होंने 10, 12, 15 पिक्चर साइन कर ली। जो आनंद जी थे वो म्यूजिक डायरेक्टर थे, उन्होंने 15 पिक्चरें साइन कर ली। और मेरा भी अपना 10 जगह जाना आना उठना बैठना, एक रिस्पेक्ट मिलने लगती है, आपका गाना हिट होता है। तो कुल मिला के एक ऐसा दौर चालू हुआ उसके बाद से कि हम डे नाइट रिकॉर्डिंग करने लगे। उसके बाद मैंने महेश जी के संग कम से कम 15 फिल्में की। ये की मैंने उनके संग पिता संजय दत्त स्टारर की, हथियार की जिसमें शिल्पा शेट्टी संजय दत्त थे, माँ पिक्चर की, विरुद्ध की जिसमें अमिताभ बच्चन जी थे। इस तरह मैंने उनके संग एक बहुत अच्छी जर्नी स्टार्ट की, और जो एक हिट का टैग था वो लग गया मेरे ऊपर। लेकिन उस हिट के टैग में भी एक मेरे साथ लड़ाई हुई कि लोगों ने मार्केट में बोलना शुरू किया, ये तो जो है फ्लुक वाला राइटर है, एक आइटम गाना हो गया बस काम खत्म हो जाएगा। तीसरी चीज़ मेरे संग माइनस पॉइंट क्या थी, मेरी राइटर वाली पर्सनालिटी नहीं थी। मैं राइटर कम इंजीनियर या बिजनेसमैन ज़्यादा लगता था, क्योंकि कुर्ता पजामा पहनता नहीं था, जीन्स टी शर्ट पहनता था, बाल भी ऐसे ही थे, और दाढ़ी वाड़ी थी नहीं, और नाम के आगे कोई इटावी, जलालाबादी, कानपुरी लगा नहीं था। समझे? तो नाम के आगे कोई ऐसी चीज़ लगी नहीं, तो नाम था टिपिकल प्रवीण भारद्वाज। तो इस प्रवीण भारद्वाज नाम के संग राइटर को जोड़ के लड़ाई लड़ना एक बहुत टफ था, तो लोग सीरियस नहीं ले रहे थे। अचानक कुछ किस्मत ने पलटा खाया कि मुझे मुकेश भट्ट, महेश भट्ट जी के यहाँ से ऑफ़र मिला फिल्म का। एक फिल्म गुनाह, जिसकी स्टारिंग थी दीनू मोरिया, बिपाशा बसु। वो फिल्म हमने साइन की, और साइन करने के बाद वो बहुत जल्दी फिल्म बन गई, और बहुत जल्दी उसके गाने रिकॉर्ड हो गए। और वो तुरंत 3 महीने में पिक्चर का गाना पहला प्रोमो चला,
और पहला प्रोमो जो चला वो गाना था, हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी न पूछा कौन हो तुम। हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी न पूछा कौन हो तुम। ये फैसला जो दिल ने किया, ये फैसला जो दिल ने किया, ये फैसला जो दिल ने किया, तो ये भी न सोचा कौन हो तुम। और ये गाना आया और ये गाने ने फिर तकदीर एकदम पलट दी कि नहीं, ये आदमी तो गहराई के संग लिखने वाला है। और मेरी जर्नी धीरे 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 बढ़ी आ गई। हुआ ये कि फिर मुझे एक कम उम्र का बहुत फ़ायदा मिला कि जब आपकी उम्र कम होती है तो आप किसी भी तरीके का स्ट्रगल कर सकते हो जी। तो फिरोज खान साहब की एक फिल्म थी जानशीन, जिसमें वो अपने बेटे को लॉन्च कर रहे थे। और अपने बेटे को लॉन्च कर रहे थे, उसके लिए उन्होंने गीतकार ग्रुप में आनंद बख्शी जी को साइन किया था। आनंद बख्शी की जो उम्र थी आनंद बख्शी जी की, वो 80 साल थी उस समय, 76 के आसपास थे। और फिरोज खान साहब भी बुजुर्ग थे। अब ये दो बुजुर्गों के ईगो की लड़ाई थी, कौन किसके घर जाए। तो उस बीच में एक 25 साल के आदमी को फ़ायदा मिल गया कि भाई मैं तो चला जाऊंगा, मेरे को क्या दिक्कत है। तो फिरोज खान साहब ने आनंद राज जी को बोला, यार मैंने बख्शी साहब को साइन किया है, लेकिन मुझे बहुत बार बार उनके यहाँ जाना कंफर्टेबल नहीं लगता, हो नहीं पाता, क्या करना चाहिए। तो मेरे गाने सुनाए उस समय आनंद जी ने, और बोला कि एक बड़ा यंग लड़का है और बड़ा बढ़िया काम कर रहा है मार्केट में, इस समय हर बड़े बैनर की पिक्चर कर रहा है, सर आप एक बार उससे मिल लो। तो मैं फिरोज खान साहब से मिला। फिरोज खान साहब की पर्सनालिटी में मतलब ऐसी होनी चाहिए जैसे मतलब 50,000 वोल्ट की पर्सनालिटी, इतना नूर चेहरे से और इतना वो, और शायरी की इतनी नॉलेज उनको, इतने शेर उनको याद कि मैं तो मतलब कुछ बोल ही नहीं सकता उनके आगे। बातचीत उनसे शुरू हुई और कुछ प्रभावित हुए वो मुझसे, मैंने उनकी फिल्म साइन कर ली। अब फिल्म साइन हो गई तो उन्होंने कहानी सुनाई, कहानी सुना के हमने गाना बनाया। और जब गाना बनाया तो वो गाना रिकॉर्ड हुआ, और गाना जब रिलीज़ हुआ तो वो गाना सब जगह नॉमिनेशन था। वो फिल्म फेयर में नॉमिनेशन में था, आईफा में नॉमिनेशन में था, और वो गाना था, दिल दीवाना बेकरार होने लगा है, हल्का हल्का सा खुमार होने लगा है, कहते हैं मेरे यार मुझे प्यार होने लगा है, मुझे प्यार होने लगा है। और मैं भगवान की कृपा से एकदम लाइमलाइट में आ गया। तो ऐसे सब चीज़ें ज़िंदगी की बहुत, मतलब कुल मिला के ये बोलना चाहिए कि मुझे एज ए गीतकार इस्टेब्लिश होने के लिए बहुत लंबा संघर्ष, बड़ा संघर्ष नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरा पहला गाना सुपर हिट हुआ, उसके बाद लाइन से मेरे गाने हिट होते चले गए। तो एक अच्छी जर्नी रही कुल मिला के। तो अब आप सपरिवार मुंबई में शिफ्ट हो गए? हाँ, तो फैमिली के साथ। अच्छा प्रवीण जी, एक बात बताइए मुझे, जैसे अभी ये सोशल मीडिया का समय चल रहा है, कोई भी नया सिंगर आता है, एक रील बनाता है या एक पॉप म्यूजिक टाइप का गाना पॉप रिलीज करता है, और वो हनी सिंह हो जाता है, बादशाह हो जाता है, और एकदम से पॉपुलर हो जाता है, या बहुत सारे नए लोग भी हैं आ जाते हैं। ऐसे में जो आप पुराने ट्रेडिशनल सॉन्ग्स को लेकर चल रहे हैं, क्या मतलब कई बार एक डर सा लगता है, कई बार ऐसा होता है कि ये नए लोग आते हैं, इतनी तेज़ी से आगे निकल रहे हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि पॉप ही चलने लगे, जो मेरे जैसा म्यूज़िक है ये लोग कम इसको तरजीह दें। तो एक डर जो है वो कभी आपके जहन में आता है कि नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो हिंदुस्तान की जो ऑडियंस है वो बहुत अलग अलग है। एक शहर की ऑडियंस है, एक गांव की ऑडियंस है, एक और छोटे गांव की ऑडियंस है, एक कस्बे की ऑडियंस है। आप जिस म्यूज़िक की बात कर रहे हैं वो म्यूज़िक की बहुत छोटी ऑडियंस है, वो क्लबों में बजता है, क्लबों से बज के ख़त्म हो जाता है उसकी। और जो हिंदुस्तान का म्यूज़िक है वो हिंदुस्तान के रूह में समाया हुआ है। आज जब आप शादी होती है तो आप बजाते ही हो ना, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, आप क्यों नहीं कोई नया गाना बजाते।
मेरे यार की शादी आप बजाते हो ना, वही गाने बजते हैं। तो हिंदुस्तान में क्या है, ये अच्छा होता क्या है, जो चीज़ जितनी जल्दी आती है वो उतनी जल्दी ख़त्म भी होती है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। तो जो चीज़ जितनी जल्दी आई वो इतनी जल्दी चीज़ ख़त्म हो जाती है। और तीसरी चीज़ क्या होती है कि यहाँ जो है हमारा म्यूज़िक, जो हिंदुस्तान का हमारा जो म्यूज़िक है ना, वो हमारी रूह, आत्मा, दिल सबसे जुड़ा हुआ है। तो वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। उस बीच में ये ठीक है, छोटे मोटे, ठीक है, आप किसी होटल में जाके आप खाना खा रहे हो, रोज़ तो नहीं खा सकते ना, एक दिन टेस्ट के लिए आपने खा लिया। तो अल्टीमेट लौट फिर के आप साल के हिट गाने उठा के 10 हिट गाने अगर आप उठाएंगे तो उसमें आपको 8 मेलोडियस गाने ही नज़र आएंगे, और इसके बाद उनकी कहानी ख़त्म हो जाती है, उसकी लाइफ लंबी नहीं है कोई। अच्छा, एक बात और जो मैं व्यक्तिगत रूप से पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कई बार बहुत अच्छा शायर कोई होता है या बहुत अच्छा कवि होता है, वो रदीफ, काफिया, बहर की बातें करता है और उसको भाषाओं की बड़ी डेप्थ में समझ होती है। वहीं एक फिल्मी गीतकार जो होता है वो उसको ना बहुत ज़्यादा काफिया की, ना बहर की, और न बहुत ज़्यादा उसको गहराई में, शायरी में जाता है। तो लेकिन वो ज़्यादा पैसे भी कमा लेता है, ज़्यादा पॉपुलर भी हो जाता है। तो एक शायर कवि में और एक फिल्मी गीतकार में बेसिक डिफरेंस क्या महसूस करते हैं आप? क्या आपने? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये एक मानसिकता है कि जब शायर शायरी कर रहा होता है ना, तो वे सोचता है कि डिक्शनरी के जितने कठिन शब्द हैं उसमें डाल देने चाहिए तो शायरी बहुत अच्छी बन जाएगी। या उर्दू के वो जितने ऐसे शब्द जानता है जिनको पब्लिक नहीं जानती है, वो उसमें डालेगा, फिर उसका मतलब समझाएगा तो वजनदार शायरी लगेगी। ऐसा नहीं होता। मेरा एक गाना, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मुझे एक सिचुएशन दी गई, फिल्म थी हवस, उस समय मर्डर बहुत हिट हुई थी फिल्म, और मर्डर के साथ ही हवस फिल्म आई थी, वो भी हिट हुई। मुझे एक सिचुएशन दी गई कि एक गर्लफ्रेंड है, एक पत्नी है, और वो अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है अपने पति को छोड़ के। बाहर समंदर है, ये है, वो है, बहुत सेंसुअस गाना लिखना है। सेंसुअस गाने में आपको क्या समझ में आएगा? लोग ये लिखेंगे जिसमें जल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, यही समझ में आएगा। मैंने क्या लिखा? मैं यूं मिलूं तुझे, तेरा लिबास बन जाऊं, मैं यूं मिलूं तुझे, तेरा लिबास बन जाऊं, तुझे बना के समंदर में प्यास बन जाऊं। वाह वाह वाह। अब इसमें कोई कठिन शब्द नहीं है, लेकिन इसका जो भाव है ना, वो इतना है कि इस गाने को पाकिस्तान ने कॉपी किया बाद में। अब आप सोचो, और ये पाकिस्तान के मुशायरों में गाना सुनाया गया, पाकिस्तान के शायरों ने पाकिस्तान की फिल्मों में ये गाना कॉपी हुआ। तो होता क्या है कि हम अपनी बड़ी बात आसान शब्दों में कैसे कह जाएं, सबसे मुश्किल वो होता है। जैसे मैंने एक गाना लिखा कि जिसके सब बहुत आसान शब्द हैं, वो किसी और से मिलके आ रहे हैं। का अक्षय कुमार है, करीना कपूर? नहीं, ये गाना प्राइवेट एल्बम का था, टी सीरीज का। अच्छा। हाँ, वो किसी और से मिलके आ रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं, एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं। बहुत बड़ा हिट था। तो ये हर आदमी का एक इमोशन, हर आदमी के इमोशन पे गाना। तो ये एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं, तो इसमें जो हमने देखा कि बहुत आसान से शब्द हैं, और ये हर आदमी की फीलिंग है, हर किसी की जुबान पर ये गाना था। बहुत पॉपुलर गाना हुआ। जब कैसेट सीडी चलते थे तब इसके 1-1 करोड़ कैसेट सीडी बिके। जब ये यूट्यूब आया तो उस पर 300, 400 मिलियन इनको व्यूज़ मिलने लगे। तो मेरा मानना ये है कि आपकी जो चीज़ है वो एक आम आदमी को पसंद आनी चाहिए। जो एक गीतकार का बहुत बड़ा होता क्या है कि फ़र्ज है कि वो अपनी बात पहुंचा दे लोगों तक। अब मैं एक ऐसा शेर सुनाऊं कि पहले आपको शेर सुनाऊं और फिर उसके बाद फिर उसका मतलब भी समझाऊं और फिर हर शब्द का आपको मतलब भी बताऊं, तो मतलब क्या हुआ? क्या वो उन्हीं लोगों के बीच में, जो 4 लोगों के बीच में, वो बहुत अच्छा है। लेकिन जब आप
130 करोड़ 100 करोड़ ऑडियंस के लिए काम करते हैं, तब वो चीज़ वर्क नहीं कर पाती। क्या बात है, बड़ी बात है। और ये बड़ी कॉन्फिडेंस की बात है कि इस दौर में जब एक तरफ वेब सीरीज बन रही हैं जिनमें म्यूजिक ना के बराबर होता है, गाने होते ही नहीं हैं, और 10-10 12-12 घंटे की 3-3 4-4 सीजन आ जाते हैं, और ऐसे में फिल्में जो हैं, अब चूंकि पूरा जो सिनेमा है वो मोबाइल पर आ गया है, और उसमें जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने एक इस तरह का सिस्टम बना दिया है कि म्यूजिक ना भी हो, गाने ना भी हो, तब भी चीज़ें चलती हैं। तो एक गीतकार के रूप में ये नई चुनौती जो है, ये किस तरह से फेस कर पा रहे हैं? सर देखो क्या है, मैं सही बात आपको बताऊं कि अगर आपको हर सीजन में रहना आ गया, हर समंदर में तैरना आ गया, तो कोई चीज़ चुनौती नहीं होती। क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि रिकॉर्ड चलते थे, इतने बड़े थे, फिर इतने छोटे हो गए, फिर इतनी बड़ी कैसेट आई, फिर इतनी बड़ी CD आई, फिर जो है पेन ड्राइव आया, फिर हंगामा iTunes आया, सब आया। गाना तो है सब पे, क्या गाना है ना, फॉर्म चेंज होता गया, गाने वही हैं, गाने तो चल रहे हैं, टेस्ट भी वही, गाने तो चल रहे हैं ना, गाने तो चल रहे हैं ना, पीढ़ियां बदल जाती हैं, गाने लोग आज भी सुन रहे अच्छा, हैं। अब आप घर से निकलो, आप घर से निकले, आप गाड़ी में बैठे, क्या चला, गाना चला है। गाड़ी से निकल के आप रेस्टोरेंट में बच्चों के संग खाना खाने गए, क्या चला, गाना चला। उससे निकल के आप मॉल में गए, वहाँ आपको क्या मिला, गाना मिला। आप शॉपिंग करने गए, वहाँ आपको गाना मिला। सर म्यूजिक आपका पीछा नहीं छोड़ता है, आप ये रीड ही नहीं कर पा रहे हो। हाँ, ये तो सत्य है कि बिना जीवन में अगर संगीत ना हो, हाँ, तो जीवन कितना नीरस हो जाए। और इसके लिए तो म्यूजिक आपकी लाइफ में इस तरह से बस चुका है कि वो आपका साथ नहीं छोड़ता है। आप मुझे 10-20 किलोमीटर जो ड्राइव है, आप बिना गाने के करके दिखा दो, आप ड्राइव नहीं कर पाओगे जब तक आपकी गाड़ी में बढ़िया गाना नहीं चल रहा होगा। तो ये जो है, हमें ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी की चलती रहती हैं, कभी ये आया कभी वो आया। अगर उधर वेब सीरीज आई तो इधर यूट्यूब भी आ गया, तो जिसने उस चीज़ को कवर किया। अब T सीरीज का तो मेरे लगता है 100-150 चैनल होंगे, और यूट्यूब पर तो वो नंबर 1 चैनल चलता ही रहता है। तो अर्निंग के लिए भी वो बहुत बड़ा एक सोर्स हो गया है, बहुत बड़ा सोर्स। तो अब जो म्यूजिक का कैनवास जो इतना विस्तृत हो गया है, इसमें गीतकार की भूमिका क्या बची है? जैसे आप तो संगीतकार भी हैं, तो क्या आपने गीतकार से उठा के व्यवसाय की वजह से अपने आप को संगीतकार प्रमोट कर लिया, ताकि जो इनकम है वो वो बढ़ाई जा सके? नहीं, ऐसे तो मेरा प्रोडक्शन हाउस भी है, मेरी म्यूजिक कंपनी भी है जी। ये क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि सत्य आपको बताऊं तो क्या है कि ये कैरियर का प्रोग्रेशन है। अच्छा। जब आप 100-150-200 फिल्में कर लेते हो, ये कर लेते हो, तो आपको भी थोड़ी सी बोरियत होने लगती है कि कुछ नया करना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, समझ रहे हैं। तो अगर कैरियर का, जैसे आपकी गाड़ी आती है, मोबाइल फ़ोन आते हैं, वो अपडेट होते हैं, तो ऐसे हम भी अपने आप को वक्त के संग अपडेट करने की कोशिश करते हैं। अब थोड़ा इसमें कॉमर्स भी है। कॉमर्स ये है कि जो एक रॉयल्टी का जो फॉर्मेट है वो बदल गया है कॉपीराइट एक्ट की वजह से, और एक रॉयल्टी बहुत बड़ी आती है आज की डेट में। और रॉयल्टी इस तरह से आती है कि वो 25% राइटर को मिलती है, 25% कंपोजर को मिलती है, और 50% म्यूजिक कंपनी को मिलती है। क्या बात है। तो जो पहले मेरा गाना रिलीज होता था उसकी रॉयल्टी 25% मिलती थी। आज गाना अगर मेरी कंपनी से रिलीज होता है तो उसकी रॉयल्टी 100% आएगी मेरे को। मतलब खुद ही लिखना है, खुद लिखना है, खुद कंपोज करना है, अपनी कंपनी रिलीज कर रही है। तो आप समझ रहे हैं, तो ये इसमें कॉमर्स भी है। तीसरी चीज़ डिपेंडेंसी भी अपनी ख़त्म, हर इंसान चाहता है कि उसकी मार्केट पे ज़्यादा डिपेंडेंसी ना रहे, है ना। तो इसमें कई फैक्टर हैं, मतलब ये मिला जुला एक ये बोल सकते हैं अपडेटेड वर्जन है लाइफ का, और क्या है, बस चलता रहे। अच्छा पृथ्वी जी, एक बात मुझे बताइए, जो छोटे कस्बों के, भाई आप छोटे से शहर से निकलकर वहाँ तक पहुँचे, और वो भी कुछ कलम चलाते हैं, डायरी में कुछ गीत शीत लिखते रहते हैं, कुछ कविताएं वगैरह लिखते रहते हैं, इनके लिए अब जब एक तरफ नेपोटिज्म की आवाज़ें आ रही हैं कि सारे, एक जो एक्टर होता है
बाद में वही डायरेक्टर हो जाता है, अपनी पूरी एक कंपनी, फिल्म कंपनी, उसने पूरी एक रजिस्टर, रेड चिलीज और तमाम आमिर खान एक्टर से अब पूरा उनका एक प्रोडक्शन हाउस हो गया है। आप गीतकार गए और आपने एकदम से संगीतकार पूरा प्रोडक्शन हाउस बना लिया है। तो जो लोग जम गए हैं वहाँ, और जो नए लोग हैं जो एक उम्मीद में घूम रहे हैं कि कहीं, अब ये कैसे मैनेज होगा जब सब घरों घरा आप लोग करने लगेंगे, जो 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 खासकर इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं। आप तो खैर छोटी जगह से गए, आपने अपनी मेहनत से एक जगह बनाई, लेकिन जब 10-20-30 लोगों में ही सारा काम होने लगेगा तो नए लोगों को स्कोप कैसे मिलेगा? देखिए, उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो आपको मैं ही हूँ जी। मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, ना गॉडफादर था। मैंने अपना संघर्ष खुद स्टार्ट किया और संघर्ष से ही ज़िंदगी पूरी बनाई। आपको जिस प्रोफेशन में आप जा रहे हैं उस प्रोफेशन की आपको स्टडी तो 100% करनी पड़ेगी। आप ऑपरेशन जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके नहीं कर सकते। बिल्कुल। समझे? आप सर्जरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके नहीं कर सकते। शायरी लिखना एक अलग चीज़ है, अच्छी शायरी लिखना एक अलग चीज़ है, लेकिन जब आप अपनी शायरी किसी को सुना के उस पर 1 करोड़ रुपया लगवाना अलग चीज़ है। भाई एक फिल्म का गाना है 10-15 लाख में रिकॉर्ड होता है, 25-30 लाख में, 50 लाख में शूट होता है, फिर उसके पीछे 50 लाख का प्रमोशन होता है, अल्टीमेट एक कॉस्ट 1 करोड़ रुपया होती है। तो वो 1 करोड़ रुपए लगाने की आपके अंदर दम है या नहीं है? अब मैं सही बात आपको बताऊं, मैं एक फिल्म कर रहा था आँखें, अमिताभ बच्चन साहब और अक्षय कुमार स्टारर वो फिल्म है जिसमें उन्होंने ब्लाइंड का रोल किया है। प्रोड्यूसर की सेटिंग होती रही। मेरे को प्रोड्यूसर ने बोला, सर माधुरी दीक्षित के ऊपर प्रवीण गाना शूट होगा और बहुत बड़ा मैं सेट लगा रहा हूँ, 50 लाख का, 1 करोड़ का, ये करना। मनोज जी, मेरे ऊपर इतना प्रेशर आ गया गाना लिखने का कि मैंने कहा यार मेरे गाने पे इतना पैसा लग रहा है, मैं क्या करूँ? सोना वोना खरीद के उसका पर कलम बनवाऊँ, उससे लिखूँ, क्या करूँगा? मैं प्रेशर में आ गया और मेरे कलम चलना ही बंद हो गई प्रेशर में आके। फिर मैंने अपने माइंड को थोड़ा सा ये सब चीज़ों से रिमूव किया, फिर मैंने वो गाना बनाया, सुना होगा आपने, छलका छलका जाम हूँ मैं, होठों पे रख ले छलकने से पहले, हर नशा कर ले शराबी बहकने से पहले। ये है। तो क्या होता है कि आप जिस काम में जा रहे हैं, आप वो काम तो करते हैं, वो तो बात ठीक है, लेकिन उसके बाद के प्रोसेस आपको पता होने चाहिए। जब तक आपको उनके बाद के प्रोसेस, आपको सेटिंग करनी है, सेटिंग में आपके सामने एक प्रोड्यूसर बैठा है जिसका करोड़ों रुपया लग रहा है, तो उसके क्वेश्चन का आपको आंसर तो देना पड़ेगा, उसको सेटिस्फाई तो करना पड़ेगा। अगर आपको उसको सेटिस्फाई करने की आर्ट आपके अंदर नहीं है तो आप अच्छे गीतकार नहीं बन पाएंगे, अच्छे संगीतकार भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपका जो सामना हो रहा है एक नॉन म्यूजिकल आदमी के सामने हो रहा है और वो प्योर कॉमर्स देख रहा है अपनी, वो आपका अच्छा बुरा गाना नहीं देख रहा, वो ये देख रहा है कि प्रवीण भारद्वाज के इस गाने के ऊपर मैं इतना रुपया और लगा रहा हूँ तो इससे मेरी रिकवरी कितनी होगी। उसको अगर उस कॉमर्स में वाइबिलिटी नज़र आएगी तो वो आगे बढ़ेगा, उस कॉमर्स में वाइबिलिटी नहीं नज़र आएगी तो वो आगे बढ़ेगा। आपकी शायरी लाख अच्छी बनी रहे, ये आपके लिए अच्छी है, लेकिन अगर उसको नहीं अच्छी लग रही तो उसका क्या मतलब है? तो आपको शायर तो अच्छा होना ही पड़ेगा, पोइट अच्छा होना पड़ेगा, लेकिन उसके अच्छा व्यापारी भी होना पड़ेगा कि आपको वो ट्रस्ट उसको दिलाना कि आप जो उसको बेच रहे हो वो सोना है। क्या बात है। चाहे भले भी आपका कांच हो जब तक उसको वो भरोसा नहीं आएगा तब तक वो उस पर हाथ नहीं रखेगा, उस पर वो पैसा क्यों लगाएगा? प्रवीण जी, बहुत कुछ आपसे बात करते हुए मुझे सीखने को मिल रहा है कि एक शायर कवि होना ये तो बिल्कुल अलग सी दुनिया हो गई। आप शायर कवि ना भी हो, मन से जो भी भाव निकल रहे हो, अगर आप उनको सही ढंग से सामने वाले के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं तो उसका आपका म्यूजिक भी कंपोज भी हो जाएगा, गाना भी बन जाएगा, पैसा भी लग जाएगा, फिल्म में भी आ जाएगा। मतलब देखो क्या है कि आपके अंदर परफेक्शन होना चाहिए, आपके अंदर परफेक्शन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए और लोगों को आप पे भरोसा होना चाहिए कि भाई मैं इस आदमी के संग काम करूंगा तो मेरा पैसा रिकवर हो जाएगा। वो चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट। शायरी तो अच्छी है साइड में, वो तो ठीक है, लेकिन जो आदमी पैसा डाल रहा है उसका तो पैसा आए किसी तरह। अच्छा, एक सवाल मेरा बड़ा व्यक्तिगत है प्रवीण जी, जैसे हमारे कवि सम्मेलन के दुनिया के हमारे नीरज जी हैं, राहत इंदौरी साहब थे, संतोषानंद जी हैं, बाल कवि वैरागी जी थे,
और ऐसे तमाम सारे लोग जिन्होंने फिल्मों में खूब सारे गीत लिखे, बहुत पॉपुलर गीत लिखे, लेकिन ये लोग बहुत लंबे समय तक वहाँ नहीं टिक पाए। आप 2000 से 2024 तक डटे हुए हैं मैदान में, आज भी लगातार गाने कर रहे हैं। ऐसा क्या कारण होता है कि एक जो बहुत कलम का धनी व्यक्ति है, बहुत बड़ा पॉपुलर भी है, भाई नीरज जी की लोकप्रियता जो है वो आप सोचिए कि लाखों लाख की भीड़ जो है रात भर क्लैपिंग करती है, संतोषानंद जी हैं, ये तमाम सारे लोग हैं, पर इंडस्ट्री में जो है एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनको उस तरह नहीं मिल पाया। इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, इसका मैं आपको कारण बताता हूँ सही क्या है। जी। एक तो क्या है कि जैसे आपने नाम लिया नीरज जी का, संतोष आनंद जी का, इन्होंने पर्टिकुलर एक दायरे में ही काम किया, गिने चुने 2-3 डायरेक्टर्स के साथ में जी। उसके बाहर वो निकले नहीं। उसका कारण ये था कि मुझे जो लगता है कि जैसे इनको लोगों ने, जैसे कवि सम्मेलन की लोकप्रियता देखते हुए लोगों ने इनको अप्रोच किया कि आप हमारे गाने लिख दो, तो उन्होंने वो स्ट्रगल नहीं किया जो आप जैसे 1000 लोगों से मिले आज वहाँ पर ऑडिशन में। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊँ, सही बात आपको बताऊँ क्या होती है कि जो शायर इंसान होता है ना, उसके अंदर ईगो बहुत होता है, अहम बहुत होता है शायर में। कलाकार के अंदर अहम बहुत होता है। कलाकार ये नहीं समझ पाता, वो एक शायरी लिख देता है, लिखने के बाद आपने रात भर कागज़ अपना गंदा किया, 50 लाइन लिख के ले गए। जब आप सिटिंग में बैठे होते, एक आदमी आता है जिसको म्यूज़िक की जरा भी नॉलेज नहीं होती है, पोइट्री जो वो जानता नहीं है, वो सिर्फ एक शब्द यूज़ करता है, यार मज़ा नहीं आ रहा, यार घंटी नहीं बज रही, आपकी जो पूरी जो मेहनत है ना ख़त्म हो जाती है। आप समझ रहे? अगली सिटिंग होती है, आपने रात भर मेहनत की और फिर मेहनत की, वहाँ एक नॉन म्यूज़िकल आदमी, एक प्रोड्यूसर आता है और वो बोल देता है ये मेरी फिल्म के साथ जा नहीं रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सर उसका अहम, वो मर जाता है, वो आदमी मेंटली हताश हो जाता है, डिप्रेसिव हो जाता है। जो वो स्वाभिमान लेकर कभी गया है, जब वो जब इस तरह बार बार एक जो रिजेक्शन होता है, अब उस रिजेक्शन में हमारे जैसे लोग बहुत अच्छी चीज़ सोचते हैं, बोले एक काम बहुत अच्छा हुआ यार, ये रिजेक्शन तो हुआ, चलो अपना माल तो बन गया कम से कम। मेरे को एक आदमी मिला और मुझे बोला कि यार एक काम करना, एक क्लब का गाना बनाना है ऐसे ऐसे करके। मैंने सर गाना बनाया और मैंने गाना सुनाया उसको, उसने मुझे पूरी सिचुएशन बताई, सब बताई, 4 शब्द भी बताए, सब आइडिया उसने मुझे दिया जी। तो मैंने उसको गाना बनाया, गाना बना के अगले दिन उसको मैंने गाना सुनाया, बोले यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा, दूसरा बनाओ। मैंने दूसरा बनाया, उसको दूसरे में भी मज़ा नहीं आया। फिर मैंने तीसरा बनाया, तीसरा उसको बहुत अच्छा लगा, बात ख़त्म हो गई, तीसरा रिकॉर्ड हो गया। सर वो जो 2 गाने पहले बने थे वो किसके थे? वो तो मेरे ही माल रहा ना, आइडिया दिमाग उसका था, कॉन्सेप्ट वो देके गया। सर वो दोनों गाने भी दूसरी पिक्चरों में चले गए। तो ये आपको थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। भाई देखो, अगला आदमी तो आपसे खरीद रहा है, एक छोटी सी शर्ट के लिए भी आप दुकान पे जाते हो तो आप 2 मिनट के अंदर बोल देता नहीं यार ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, इसका कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, ये तो गाना तो लाखों करोड़ों का खेल है। तो अगर आप उस रिजेक्शन को, उस थॉट प्रोसेस को जो वो वहाँ चलता है, जो हमारी फिल्मी दुनिया में चलता है, उसको अगर आप पॉजिटिव आप लोगे तो आप टिक जाओगे। और अगर आपने रात को ये महसूस कर लिया मेरे 5 गाने हिट हो गए और मैं अब तो बस ख़त्म हो गई कहानी, अब तो मैं जो बोल दूंगा बस वही है, तो फिर वही फिर वापसी का रास्ता बनना वहाँ से शुरू हो जाता है। मैं आपको हाँ, मन नहीं लगता। हाँ, और वो सारी चीज़ों में एडजस्ट नहीं हो पाता। हाँ, एक ये लगता है हम अपनी दुनिया के राजा हैं, वहीं चलते हैं। फिर आप वहाँ से हताश हो जाते हो और फिर आप ऐसा एक जॉनर ढूंढते हो जहाँ पे आपको सम्मान मिलता है, जहाँ और आप एक उस माहौल में रहना शुरू, उसी में फिर आपको मज़ा आता है, वो आपके वापसी का रास्ता तैयार कर देता है। मेरी आज भी थिंकिंग ये रहती है, आज मैं सही बात आपको बताऊँ कि बड़ी अच्छी बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरा कैरियर लगभग 24 साल का हो गया। तो इस 24 साल में एक जनरेशन का चेंज आया। बिल्कुल। जो 1 साल का लड़का था वो 25 साल का बन गया, वो आज डायरेक्टर बन गया। आज मैं मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उनमें जो डायरेक्टर्स की एज है वो 25 साल, 30 साल, 35 साल है। अब अगर मैं उन पे अपना ये बैगेज डालना चालू कर दूंगा, नहीं यार मैं तो 150 फिल्मों का राइटर हूँ, इतना मैंने म्यूज़िक किया है, इतनी मेरे को नॉलेज है, तो वो मेरे संग काम ही नहीं करेंगे। तो मुझे सबसे पहले उनको कंफर्टेबल करना है, बच्चों की तरह से चुटकुले सुना सुना के। पहली चीज़ कि लोग आपको लाइक करें,
काम तो बाद में आता है। अब मैं एक नए डायरेक्टर के संग काम कर रहा हूँ जो 25 साल 30 साल जिसकी उम्र है, अब मैं उसको अपना बायोडाटा उठा के उसके सामने रख दूँ कि भाई मैंने ये गाना किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, तो शायद वो मेरे संग काम नहीं करेगा। आपको एक फ्रेशर की तरह काम करना पड़ता है। तो जब आप अपना बैगेज सिर पे लेके आप चलोगे तो आप काम नहीं कर पाओगे, और जिस दिन अहम जाग गया फिर वो वापसी का रास्ता है। लोग इसलिए टिक नहीं पाते हैं मुंबई में, बड़ी जल्दी हताश हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि रिजेक्शन डेली का काम है। मैं आपको बताऊं, आपको रिजेक्शन की आदत होनी चाहिए, और रिजेक्शन की आदत के संग आपको ये होना चाहिए कि मतलब कि ठीक है ये तो हमारा धंधा है, ख़त्म हो गई बात। हाँ, सामने वाला मना करेगा, वो ये सोच लो उसको कम आता है, ख़त्म हो गई बात, आगे बढ़ो लाइफ में, है ना। क्या बात है। और बहुत कुछ प्रवीण भाई, ये जो आपने फिल्मी दुनिया की जो बातें बताई हैं म्यूज़िक से रिलेटेड, कमाल ही है। और ये हमारी जो नई जनरेशन जो सुन रही है प्रवीण जी को, जो इनके गाने सुनती है, वो बहुत कुछ सीखेगी भी इससे। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहता हूँ, आखिरी सवाल ही समझ लीजिए इसको मेरा। ये फिल्मी दुनिया में जो ये कहते हैं कि कास्टिंग काउच वगैरह ये बहुत चलता है, इसका आप तो चूंकि भीतर तक सारे बड़े डायरेक्टर्स के साथ, सारे म्यूजिशियन के साथ आप घुसे बैठे हैं, इसका सच क्या है कि जो आम आदमी है यहाँ का, वो ये जब समझता है कि फिल्मी दुनिया बड़ी रंगीन दुनिया है और वहाँ तो मतलब जाएंगे तो ऐश में ज़िंदगी गुजर जाए, इसका सच क्या है, कैसे? देखो सर, मैं आपको एक बात बताऊं, फिल्मी दुनिया से अच्छी कोई दुनिया नहीं है। बहुत मेहनत की दुनिया है, बहुत क्रिएटिव लोगों की दुनिया है, बड़े टैलेंटेड लोगों की दुनिया है। वहाँ तक टॉप पे जो आदमी पहुँचता है ना, वो बड़ा फिल्टर होके पहुँचता है। अब आप जो शब्द इन सब यूज़ कर रहे हो, ये एक बड़े लोअर लेवल के हैं, उसकी कोई स्थान नहीं है। और आजकल गलत तो हर फील्ड में होता है, मैं आपको बताऊं। हाँ, सही बात। आप मेरी बात समझ रहे हो। लोग छोटे मोटे रास्ते जल्दी सक्सेस के लिए अपनाते हैं, तो ये सब, इसका कोई अर्थ नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये सब चीज़ें अर्थहीन है। मैं आपको बताऊं, अल्टीमेट आपको सक्सेस के लिए तपना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इन सब की जगह नहीं है। जब आदमी सक्सेस नहीं होता है, हताश नहीं होता है, वो फिल्म इंडस्ट्री को बैन बोलता है, नेपोटिज्म की बात करता है। नेता का बेटा नेता बनता है तो नेपोटिज्म नहीं होता है, हीरो का बेटा हीरो बनेगा तो नेपोटिज्म कैसे हो, वकील का बेटा वकील बनता है तो नेपोटिज्म नहीं है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा तो नेपोटिज्म नहीं है। लेकिन जब एक्टर का बेटा एक्टर बनेगा, मेरा बेटा कल को म्यूजिक डायरेक्टर बनेगा तो उसको नेपोटिज्म बोल दिया जाएगा। तो ये तो सब चीज़ें, एक्चुअली सही बात ये बताऊं कि प्रॉब्लम क्या है कि रेशियो बहुत कम है, सक्सेस रेशियो फिल्म इंडस्ट्री का। आज अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूं तो आप हंसोगे कि हर साल हमारी जो सिस्टम है वो आपको 5 साल में 500 MP देता है। हमारा जो सिस्टम है आपको 5 साल में कम से कम 2,500 से 3,000 विधायक देता है। हमारा जो सिस्टम है आपको हर साल 2,000 IAS देता है। ये है ना? लेकिन आप मुझे 10 सिंगर के नाम बता दो 50 साल में, आप नहीं बता पाओगे। 10 साल में 1,000 सिंगर नहीं हुए, 50 साल में 100 राइटर नहीं हुए। तो रेशियो बहुत कम है, बहुत कम है। आप सोचो उस लेवल पर पहुंचने का, उस लेवल पहुंचने, बाकी तो लिख तो सभी रहे हैं, सब रहे अपने अपने स्तर हाँ, पर लेकिन उस लेवल पे पहुंचने का अगर मैं आपको बोलूँ कि आप आज़ादी के बाद से जब से हुआ, आप 100 सिंगर के नाम बता दो, आप नहीं बता पाओगे ना 100 से। या आपको बोलूँगा आप 100 राइटर के नाम बता दो, 100 बड़े एक्टर के नाम बता दो, तो आपके पास नहीं है। हमारी कहानी कहाँ से शुरू होती है? सिंगर के नाम पे। लता जी आशा जी से शुरू हो जाती है, सुनिधि श्रेया पे ख़त्म हो जाती है। इतना ही है ना बस। या उधर मोहम्मद रफ़ी किशोर कुमार से शुरू होती है, यहाँ सोनू निगम अरिजीत सिंह पे ख़त्म हो जाती है। तो जो एक सक्सेस रेशियो है वो बहुत कम है फिल्म इंडस्ट्री में, तो वो एक टफ जगह। अच्छा, एक बात और बताइए, ये मेरे मन में अचानक बात करते करते सवाल आया। ये जो रियलिटी शोज होते हैं और यहाँ से जो लड़के जीतते हैं, विनर्स बनते हैं, आपने 24 साल से आप देख रहे हैं, इनका क्या कैरियर रहता है? ये किस लेवल तक जाकर सरवाइव कर पाते हैं? देखो, मैं आपको बड़ी सही बात बताऊं, बड़ी प्रैक्टिकल बात आपको बोल रहा हूँ। रियलिटी शो तक जाने तक वो उनकी मेहनत एक अलग मेहनत है। वो रियलिटी शो में आ गए, रियलिटी शो में आने के बाद उनको एक फेम मिल जाती है, और फेम मिलने के बाद में जो 2.5, 3, 4 लाख रुपए के उनके शो चालू हो जाते हैं। दुकानदारी हो गई चालू, पहले पैसा देखा नहीं।
तो उसमें जो आगे की जर्नी का स्ट्रगल है वो उनको करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कर नहीं पाते जो स्ट्रगल उनको करना चाहिए। वो इसलिए डोर टू डोर जाके म्यूजिक डायरेक्टर से मिलना, डोर टू डोर जाके ये करना, डोर टू डोर जाके ये करना, वो फिर उनकी मेहनत क्योंकि आने लगे ना 40-50 लाख रुपए महीने के, तो वो जो कड़ी तपस्या जो करनी पड़ती है प्लेबैक सिंगर के लिए, जो आज की सोनू निगम जी ने की है, कुमार शानू जी ने की है, उदित नारायण जी ने किया, वो तपस्या की ताकत नहीं बचती, क्योंकि फेम मिल जाती है, पॉपुलैरिटी मिल जाती है, पैसा मिलने लगता है, तो उनकी जो जर्नी है वो यहीं पे आके रुक जाती है किसी तरह से। और उस जर्नी को वो इसलिए नहीं छोड़ना चाहते हैं कि भाई अभी 2 साल बाद अगली रियलिटी शो में 1 साल बाद फिर 10 सिंगर आ जाएंगे, तो उनकी फिर वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो वो जो एक सोने की तरह जो निखरने वाली बात होती है वो आ नहीं पाती एक्चुअली। तो आपने बहुत दिलचस्प जवाब दिए हैं प्रवीण जी। नहीं दिलचस्प नहीं, ये तो यारी दोस्ती वाले जब मैंने नहीं, आपको नहीं, बड़ी बिल्कुल, सच्चाई वाले नहीं, मैंने बिल्कुल, हाँ। मैंने मतलब किसी बहुत- तरह उसको बहुत बेबाकी मैनेज करने की जो कोशिश सत्य नहीं थे, की। हाँ, सत्य जो के सत्य बिल्कुल बताया जो चीजें हाँ, थी वो आपने दी। जाते जाते हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? बस दर्शकों से तो बस यही कहना है कि म्यूजिक सुने, म्यूजिक को पसंद करें, म्यूजिक एक लाइफ का हिस्सा है, एंजॉय करें, गाने सुने। और प्रशस्ति स्टूडियो बड़ा अच्छा काम कर रहा है उत्तर प्रदेश में, मैंने ये सुना है, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं और आप बढ़िया काम कर रहे हैं, आप करें। मैं तो चाहता हूँ आप आर्टिस्टों को यहाँ प्रमोट करें, मेरे लायक जो सहयोग हो मैं करूँगा, जी जी, मेरी कंपनी सहयोग करेगी आपको। अगर आपके पास कोई अच्छा आर्टिस्ट है, अच्छा राइटर है कोई आपके पास, आप मुझे भेजें, अच्छा सिंगर है, आप मुझे बोलें, मैं सहयोग मेरी कंपनी सानवी एंटरटेनमेंट है जो सहयोग कर सकती है, करेगी हर तरह से उत्तर प्रदेश के आर्टिस्ट के लिए। प्रवीण जी, मैं थोड़ा सा प्रशस्ति स्टूडियो के बारे में आपको बताऊं। हमने कविता के प्लेटफॉर्म पर काम किया और लगभग 400 से 500 कवि छोटे छोटे गांव कस्बों के थे। उन कवियों को यहाँ से थोड़ी फेम भी मिली और मुंबई में जो तमाम बड़े शोज होते हैं तो वहाँ पर यहाँ से पहुँचे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप म्यूज़िक की दुनिया के व्यक्ति हैं और आए हैं, तो कभी न कभी हमारे यहाँ से कुछ सिंगर भी निकले हैं जो पक्का, आप जैसे, पक्का, जो आप जैसे हाँ, बड़े हाँ, प्लेटफॉर्म पर जो भी आपको जो आपको लगे कि ये बहुत टैलेंटेड है, कुछ हो सकता है, तो वो कंटेंट आप भेजो मुझे, है ना। तो ये थे प्रवीण भारद्वाज जी और इनसे बड़ी शानदार बातचीत हुई और उन्होंने बड़ी बेबाकी से जो फिल्मी दुनिया का जो अंदर का सच है और जो म्यूज़िक की रियलिटी है उसको बहुत कायदे से उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपने अपना समय निकाला और हम उम्मीद करते हैं आगे भी आप अपना ये प्रेम देते रहेंगे। पक्का, बहुत बहुत धन्यवाद।